दोस्तों नमस्कार। आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन देश संभाल नहीं सकते। आपके पास चुनाव जीतने के हर मंत्र हैं लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कोई मंत्र नहीं है। आप सत्ता पर काबिज हो जाते हैं क्योंकि एक के बाद एक चुनाव आप जीतते चले जाते हैं, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था अगर भरभरा कर गिर रही है और लोगों की 2 जून की रोटी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इकोनॉमी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह बहस बड़ी हो चली है कि दरअसल भारत के भीतर कॉरपोरेट भी धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो रहा है और चंद कॉरपोरेट ही आगे बढ़कर इस देश की अर्थव्यवस्था को अपनी हाथ में ले तो नहीं चले हैं। अगर इस तरीके से सवाल उठने लगे और अगर इस तरीके से चुनाव जीतते हुए नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता को चुनौती देते हुए बीजेपी के भीतर सवाल उठें तो फिर यह मुश्किल घड़ी है और यह आवाज अलग अलग तरीके से निकलने लगी है। आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो न सिर्फ राष्ट्रीय मंच पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उसकी प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। यह सवाल आज इसलिए क्योंकि पहली बार नीति आयोग के चेयरमैन रहे अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे, आजकल वह G20 के शेरपा हैं और G20 की बैठक दिल्ली में चल रही है। इंडोनेशिया में उसकी बैठक होनी है 14-15 नवंबर को। प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे, लेकिन 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत के हाथ में आ जाएगी, जो 23 दिसंबर 2023 तक रहेगी। G20 का मतलब है विकसित और विकासशील देश और इसके भीतर का मंत्र यह है कि जो मध्यम तबके के देश हैं, जिनकी कमाई मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं और उसके इर्द गिर्द अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चलती है, उसको कैसे और मजबूत किया जाए। लेकिन सवाल अगर यह उठे कि एक अडानी और एक अंबानी से काम नहीं चलेगा तो इसके संकट कई हैं। और दूसरी तरफ अगर मनमोहन सिंह की उदार अर्थनीति यानी लिबरल इकोनॉमी को लेकर मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर नितिन गडकरी खुले तौर पर कहें कि हमें तो मनमोहन सिंह का ऋणी रहना चाहिए, उन्होंने जिस आर्थिक सुधार की लकीर खींची उसने इस देश को बचा लिया। और जबकि इस देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 महीने पहले ही कहा था कि दरअसल आर्थिक सुधार मनमोहन सिंह ने जो अपनाए वह मजबूरी में उठाए गए कदम थे और वो लागू नहीं कर रहे थे, IMF लागू कर रहा था और पूरे आर्थिक सुधार आधे अधूरे थे। असल रास्ता तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मौजूदा वक्त में दिखाया जा रहा है। 2 कैरेक्टर आपके सामने हैं, एक देश के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी और दूसरे नौकरशाह के तौर पर रहे नीति आयोग के सीईओ और फिलहाल G20 के शेरपा अमिताभ कांत। और इसके समानांतर में आपके पास बीजेपी के भीतर तमाम सांसदों की फहरिस्त है, राज्यों की फहरिस्त है, आरएसएस के भीतर वित्तीय मसलों को लेकर जो लगातार चर्चा होती है वह भी मसले हैं। सवाल पहली बार इस रूप में उठा है, क्या नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी संभालने की पॉलिसी कोई है ही नहीं और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उससे इस देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। और अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो क्या इस देश में राजनीतिक तौर पर चुनाव जीतना ही हर पॉलिसी को निर्धारित कर देता है और वही परिभाषित करता है कि दरअसल अगर आप चुनाव जीत गए तो फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर कुछ करने के लिए कोई विजन नहीं होना और चुनाव जीतते चले जाना। इस परिस्थिति के लिए राजनीतिक तौर पर जो भी मंत्र अपनाए जाते हैं वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से वोटरों के ध्रुवीकरण से लेकर नफरत के शब्द और इस देश के भीतर सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर राजनीतिक तौर पर पूरी सरकार को चुनाव में झोंकने का मंत्र है। और इसके ठीक समानांतर कॉरपोरेट के तौर पर इस देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने यह कहकर किया कि दरअसल 1-2 मित्रों के आश्रय कॉरपोरेट को नहीं समझा जा सकता। इस देश के भीतर में बड़ी तादाद में कॉरपोरेट होने चाहिए जो प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आए और यह देश विकसित होता चला जाए। लेकिन जब आप किसी 1-2 कॉरपोरेट के साथ खड़े होते हैं तो दरअसल वह कुछ कर नहीं रहे होते हैं, वह सिर्फ अपने नेटवर्थ को बढ़ा रहे होते हैं और सरकार मदद कर रही होती है क्योंकि चुनाव के वक्त उनसे भी उन्हें मदद चाहिए होती है। अमिताभ कांत ने कुछ इसी दृष्टि से उंगली तो रखी,
लेकिन क्या वह इस देश की रायसीना हिल्स पर मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच पाएगी? वहां पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की अनुगुंज के भीतर फाइनेंस मिनिस्ट्री में यह आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। और मनमोहन सिंह को लेकर नितिन गडकरी ने जो कहा, जिस तर्ज पर कहा, उसके संकेत क्या हैं? और वो यूं ही नहीं कहते हैं, यह भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं उसकी आवाज अब निचले तौर पर सुनाई दे रही है। वो आरएसएस के भीतर की आवाज हो या फिर इस देश के भीतर में उन सांसदों की आवाज हो जो जान रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए तो फिर अपने ही वोटरों से सामना कैसे करेंगे, उनकी इकोनॉमी डगमगा चुकी है। हमें लगता है कि दो तीन बातों को बहुत साफ तौर पर समझिए। नितिन गडकरी ने खुले तौर पर कहा कि आर्थिक सुधारों को लेकर इस देश को मनमोहन सिंह का कर्जदार होना होगा, क्योंकि भारत की उदार आर्थिक नीति की जरूरत जो है उसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा है। और इसका जिक्र वो खुद जब महाराष्ट्र में मंत्री थे उसके संदर्भ में कह रहे थे कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और वहां पर जो सड़क और पुल बनाने थे, सरकार के पास पैसा नहीं था। वो पैसा किस रूप में कैसे आएगा, इसके लिए देश की लिबरल इकोनॉमी के तहत जो बड़े बड़े रईस थे और जो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे वह खुलकर पैसा देने आए। इसीलिए आप देखते हैं मुंबई से पुणे तक का रोड भी देखते हैं और जितने पुल महाराष्ट्र के भीतर बने, मौजूदा वक्त में स्थिति नाजुक हो चली है। अभी भी वो सड़क मंत्री हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सवाल जो उठा रहे हैं कि लिबरल इकोनॉमी के कारण देश को एक नई दिशा मिली, उसके लिए मनमोहन सिंह को लेकर देश ऋणी है। इतना ही नहीं, वो बहुत साफ कहते हैं कि किसान और गरीब के लिए भी उदार अर्थव्यवस्था कुछ रास्ते खोलती है। तो क्या मौजूदा वक्त में जिस इकोनॉमी को मोदी सत्ता ने अपनाया है उसने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? अगर इसके पन्नों को इसके परखते हुए पलटिएगा तो आपके जहन में बहुत साफ आएगा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कॉरपोरेट जिस रूप में घुसना चाह रहा है उसमें कॉरपोरेट में भी कुछ चंद कॉरपोरेट है जो सत्ता के करीब है। वह एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी पॉलिसी इस देश के भीतर में, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी हो सकती है, वह गोडाउंस की पॉलिसी हो सकती है जो आईएफसी गोडाउंस के पैरेलल में चलती है, वो अलग अलग तरीके से बीज देने की, फर्टिलाइजर देने की, मार्केट तक माल को पहुंचाने की, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक्सपोर्ट करने की, उसके दायरे में भी चंद कॉरपोरेट के लोग हैं। तो क्या पहली बार इसकी आवाज सुनी जा रही है और यह महसूस किया जा रहा है? और क्या आने वाले वक्त में यह कहने से यह देश हिचकेगा नहीं और यह आवाज बीजेपी के भीतर से सुनाई देगी कि दरअसल आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन देश नहीं चला सकते हैं? क्या यह आवाज होगी? क्योंकि 90 के दशक में सड़क निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए जो मशक्कत की गई उसमें आर्थिक सुधारों की वजह से परियोजनाओं के लिए पैसा जुटा पाए, यह खुले तौर पर नितिन गडकरी जिक्र कर रहे हैं। और मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा संकट यह है कि पैसा सरकार के पास नहीं है, मटेरियल की मौजूदगी नहीं है, मनी मटेरियल नहीं है। तो फिर आप मास लेवल पे इस देश के भीतर में जब सड़क बनाते हैं तो जमीन जब लेते हैं तो उसकी एवज में मुआवजा कैसे देंगे? पैसा फिर चाहिए। यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अगर सिर्फ इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के मंत्रालय के इर्द गिर्द को ही परखना शुरू कीजिए तो एक बड़ी लंबी लकीर है जो काम रुक गया है, काम रुका हुआ है। और स्थिति ऐसी है कि हर जगह टोल के आसरे सड़क बनाना और जो पीपीपी का जो पूरा मॉडल है उस मॉडल के तहत भी रफ्तार अगर कम हुई है तो वजह दो ही है। सरकार की आर्थिक नीतियां इस रूप में भरोसा नहीं दे पा रही है जो इन्वेस्टमेंट करेंगे कि वो पैसा लगाएं तो उन्हें फायदा होगा। दूसरी बात, जो पैसा लगाते हैं हमारे यहां की इकोनॉमिक पॉलिसी अब उनसे वसूली के लिए निकल जाती है। वो पूरे नौकरशाहों की टीम के तौर पर आप क्यों ना देखें, जो पैसा वाला है इस देश में लगा भी रहा है उसके भी दरवाजे पर ईडी और आईटी, क्योंकि उनको भी अपनी बुक को ठीक करना है, अपने कैरियर को ठीक करना है। और मैसेज छन छन के जाता है रायसीना हिल्स पर, प्रधानमंत्री कार्यालय में या वित्त मंत्रालय में। वह इनकी बारीकियों को नहीं देखते हैं और अगर नहीं देखते हैं तो इसका दूसरा चेहरा अमिताभ कांत का है। अमिताभ कांत बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे और G20 में भी शेरपा हैं।
उनका कहना है कि आपको G20 के अवसर का इस्तेमाल कर अपने संबंधित क्षेत्र में सबसे बड़े बनने की कोशिश करनी चाहिए। अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। इसका जिक्र वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर के बाद से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके दायरे में जो G7 G8 है उसके सारे देश आते हैं, विकसित देश। उसके अलावे एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, इंडोनेशिया है, चीन है, तुर्की है, दक्षिण अफ्रीका है, यूएस, यूके, यूनाइटेड यूनियन, यूरोपीय यूनियन या जापान, जर्मनी, फ्रांस, ये तो हैं ही, बाकी भी देश हैं। तो मैसेज उनका यह है कि हम लोगों ने जिस तरीके से एक अडानी को खड़ा किया और दुनिया में वह दूसरे नंबर के सबसे रईस हो गए, अंबानी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फैलता चला गया, लेकिन वो साफ कहते हैं कि एक मुकेश अंबानी या एक गौतम अडानी नहीं, बल्कि देश को 10,000 अंबानी और 20,000 अडानी की जरूरत है, तभी भारत तरक्की कर पाएगा। तो क्या मौजूदा वक्त में जब हम पांचवी अर्थव्यवस्था का गुणगान कर रहे हैं, तो क्या अमिताभ कांत इस हकीकत को जान चुके हैं कि दरअसल यह एक अडानी और एक अंबानी के दायरे में ही चीजें चल रही है, भारत की इकोनॉमी जो चल रही है, और उसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा है? क्योंकि उन्होंने इस साफ तौर पर कहा कि यदि भारत को 3 दशकों के लिए 9 या 10% से विकास करना है तो हर साल 30 से 40% की दर से विकास करना होगा, और यही भारत के लिए चुनौती है। निजी क्षेत्रों के विकसित किए बिना यह काम नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जितने भी मोनेटाइजेशन की दिशा में सरकार बढ़ी, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में सरकार बढ़ी, जो भी प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार बढ़ी, उसने बड़े लिमिटेड प्लेयर्स को चुन लिया। चुन इसलिए लिया क्योंकि भारत की राजनीति ही अर्थनीति भी है, और भारत की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो है वह भी पॉलिटिकल सत्ता से निर्धारित होती है। और इस सरकार के भीतर जो राजनीति को जानते समझते हैं या जो बिसात बिछाते और उस पर चाले चलते हैं, उनका बहुत साफ मानना है कि चुनाव जीतना पहला धर्म, फिर अगली बार चुनाव जीतना दूसरा धर्म, उस चुनाव के बाद इस चुनाव में गद्दी बरकरार रखना तीसरा धर्म, उसके बाद फिर उस चुनाव में अगले चुनाव में जाना चौथा धर्म, उसको जीतने की दिशा में बढ़ना पांचवा धर्म। और यानी चुनाव जीतने की प्रक्रिया ही भारत की अर्थनीति को अगर परिभाषित कर रही है, तो फिर वह डेवलपमेंट कैसे होगा जिस डेवलपमेंट की खोज दुनिया भी भारत को लेकर कर रही है और भारत भी अपने आप में उलझा हुआ है। यह सवाल हम इसलिए यहां पर कर रहे हैं, हम इनकी पूरी बात बताएं आपको। उससे पहले एक चीज और समझिए कि दुनिया के बाजार में अभी भारत के विदेश मंत्री जो हैं रशिया में हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम तेल खरीदेंगे। और सच यह है कि भारत आज सबसे ज्यादा तेल, कच्चा तेल कहीं से आयात करता है तो वो रशिया है। और दुनिया के बाजार में भारत अपने यहां उस तेल की सफाई करके जो बेचता है, उससे कमाई भारत की अलग होती है। लेकिन भारत की अपनी पूरी इकोनॉमी इतनी डामाडोल है कि एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बड़ी तादाद में बढ़ गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या, ये बताने की जरूरत नहीं। तो हमारी अपनी करेंसी का कमजोर होना, रिजर्व करेंसी का घटते चले जाना, और इस प्रक्रिया के भीतर जो माध्यम युद्ध के दौरान भारत ने अवसर का अपनाया रशिया के जरिए, तो इसमें 2 सवाल बहुत साफ हैं। एक, अगर युद्ध ना हुआ होता तो क्या भारत की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो गई होती कि वह श्रीलंका बन जाता, या भारत को दुनिया से कर्ज लेने के लिए और चीन के सामने घुटने टेकने की स्थिति और आगे ले जाती। और आगे इसलिए क्योंकि आज की तारीख में भी $100 बिलियन से ज्यादा भारत और चीन का व्यापार चल रहा है, जिसमें 80% वही माल बेचता है चीन भारत को और उससे कमाता है। यानी सीमा पर जो हो, लेकिन चीन हमारी मजबूरी आर्थिक तौर पर मोदी सत्ता के काल में है, जिसको खुले तौर पर दस्तावेजों में, कॉमर्स मिनिस्ट्री के दस्तावेजों में, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दस्तावेजों में, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके दस्तावेजों में, सब नजर आपको आ जाएगा। यानी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी डामाडोल हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ डामाडोल होने की स्थिति कितनी नाजुक है। जिस तेल से हमारे यहां पैसा आ रहा है, जिस तेल को खरीदने में हमारा कम पैसा लग रहा है, हम अपनी करेंसी को बूस्टअप करने के लिए रशिया के साथ समझौता कर रहे हैं, जिससे नेपाल हो, भूटान हो,
बांग्लादेश हो या जो सार्क कंट्रीज जो भी नजर आती है इर्द गिर्द और ईरान तक में हम रुपए की आवाजाही करें, इसके लिए रशिया के साथ समझौता भी कर रहे हैं। लेकिन भारत के भीतर अपनी कंपनियां जो तेल कंपनियां हैं, मसलन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक तरफ तेल भारत को लाभ पहुंचा रहा है, कम कीमत पे मिल रहा है, दूसरी तरफ ये कंपनियों की जो अब इस तिमाही का रिजल्ट आया जुलाई अगस्त सितंबर का, इस तिमाही में तीनों कंपनियों का जो कुल घाटा निकल कर आया वह 2474 करोड़ का है। यानी घाटे में भारत की ही तेल कंपनियां हैं। अब इस इकोनॉमिक ढांचे के भीतर से निकलकर दोबारा चलिए, जिसका जिक्र नीति आयोग के पूर्व सीईओ कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बुनियादी बात हमें यह समझनी चाहिए कि G20 केवल सरकार के लिए नहीं है। जब तक आप नहीं बढ़ेंगे और समृद्ध नहीं होंगे, भारत समृद्ध नहीं होगा। वो किसे कह रहे हैं? वो जाहिर तौर पर मौजूद कॉरपोरेट से कह रहे हैं। और कॉरपोरेट के भीतर सवाल क्या है? कॉरपोरेट के भीतर सवाल है कि वो कहीं भी बिड करते हैं, अगर पैरेलल में अडानीज की बिड आ गई तो उनको बिड वापस लेनी पड़ती है, उनको वो नहीं मिलता है लाइसेंस उस काम का। और इस देश के भीतर में जो महत्वपूर्ण 16 सेक्टर हैं वह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हों और इस देश की खनिज संपदा से जुड़े हुए हों। और इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही है जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, तमाम पावर सेक्टर है, तमाम कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो आप समझ रहे हैं, माइनिंग है, कोयला है, जो आप समझ रहे हैं, उस सारे क्षेत्रों में अगर किसी एक कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ते चला जा रहा है और उसकी कंपनियों में लगातार इजाफा हो रहा है और होते होते वह ग्रीन एनर्जी तक पहुंच गए, तो फिर अमिताभ के कांत चिता रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है, एक अडानी से काम नहीं चलेगा, 20,000 अडानी चाहिए इस देश को, इतने बड़े देश में, और 10,000 अंबानी चाहिए। यूं ही नहीं कह रहे हैं, यह कोई मुहावरा नहीं है। यानी इस देश की नाजुक होती स्थिति और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की अगर लिबरल इकोनॉमी को देखें तो उस दौर में जो कॉरपोरेट्स की मौजूदगी थी इस देश के भीतर में, क्यों यह देश ईएमआई के जरिए आगे बढ़ रहा था? क्यों समूचा मिडिल क्लास बैंकों से लोन लेने को तैयार था? इस देश के भीतर में हर कोई नई नई शादी हुई नहीं कि घर ले लिया और घर लेने के बाद ईएमआई चुका रहे, नौकरी है। लेकिन इस दौर में उस इकोनॉमी पॉलिसी ने सिर्फ ईएमआई नहीं रोकी बल्कि नौकरी छीन ली। नौकरी ही नहीं छीनी बल्कि पीएफ का पैसा निकालने पर मजबूर यहां के लोगों को कर दिया। और पेंशन से भी आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस को समझे तो सोशल सिक्योरिटी देने की स्थिति में मौजूदा आर्थिक नीति और मौजूदा राजनीतिक सत्ता नहीं है, यह उसके एक बेसिक संकेत है। आप कहेंगे अमिताभ कांत को हटा दिया गया, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, इसलिए कहा गया। तो हमें लगता है नितिन गडकरी ने कई मौकों पर जिन बातों का जिक्र किया है उसमें एक हिस्सा समझना होगा। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए गए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। नितिन गडकरी ने एक वक्त यह भी कहा था। तो क्या यह शब्द इस देश की राजनीतिक सत्ता के लिए था? इसीलिए उसकी भौएं चढ़ी हुई थी, इसीलिए संसदीय बोर्ड से हटाया गया। क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद तो उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के समय राजनीति देश समाज के लिए अब सिर्फ सत्ता के लिए होती है। कभी कभी मेरा मन करता है कि राजनीति ही छोड़ दूं, जो नागपुर में एक मित्र के लिए उन्होंने कहा था जब वो 75 बरस के हुए थे। गिरीश गांधी का जिक्र आपसे कर रहे हैं, जो नागपुर के हैं, उनके करीब के हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल 3-4 सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, इस देश की आर्थिक नीति है क्या? और इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर की आर्थिक समझ है क्या? और क्या वाकई जो भी बयान दिए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए या फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए वह सिर्फ मोदी सत्ता को साधने के लिए होते हैं या उनके करीब पहुंचने के लिए होते हैं? यानी वाहवाही में दिए जाते हैं, देश चाहे इस दौर में गर्त में चलता चला जाए। यानी इस पूरी प्रक्रिया में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की पूरी पहल है वो बतलाती है कि दरअसल वाहवाह करते रहो दरबारी के तौर पर, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी भी रहे, लेकिन वाहवाह करने पर अगर आपकी नौकरी बरकरार रहेगी, अगर आपको लाभ मिलेगा, अगर आपको पदोन्नति मिल जाएगी, अगर आपकी पूछ बढ़ जाएगी और आप कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं, पीएमओ जा सकते हैं, आपके प्रति बड़ा नरम रवैया होगा, तो देश इससे कैसे आगे बढ़ेगा? पहला हिस्सा यह है।
दूसरा हिस्सा, जब एक नौकरशाह निकलकर इस बात का जिक्र कर रहा है, वह भी कॉरपोरेट के संदर्भ में, जो कि हर कोई देश में मान रहा है कि कांग्रेस का कॉरपोरेटीकरण था, लेकिन बीजेपी के कॉरपोरेटीकरण ने तो इतिहास रच दिया, क्योंकि कॉरपोरेट के लिए पहली बार ना सिर्फ टैक्स माफी बल्कि इस देश की सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल देना और उनके लिए अनुकूल परिस्थिति में इस देश में जो दिवालिया होते संस्थान हैं उसके लिए आईबीसी को बनाना, एनसीएलटी को बनाना। जबकि आईएलएनएफएस जब ढहना शुरू हुआ, जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज थी इस देश के भीतर में, अगर उसकी पूरी फेहरिस्त देखिए तो 100 से ज्यादा कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ढही। और उसके ठीक समानांतर दूसरा सवाल है, जब एक चीज पॉलिसीगत तरीके से ढहती है और वो इकोनॉमिक पॉलिसी पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ चलने लगती है, तो उसका असर हर ब्रांच पे पड़ता है। और यही हुआ इस देश के भीतर में। बैंकों से जो लोन ले रहे थे, लोन लेकर जो सब्जबाग दिखा रहे थे, सब्जबाग पूरा ना होने पर लोन ना लौटाने का जिक्र कर रहे थे, देश छोड़कर भाग रहे थे, बैंकों को चूना लगा रहे थे, ये दूसरा असर इस देश के भीतर में हुआ। तीसरा असर आरबीआई ने पूरा कर दिया कि आरबीआई की बोर्ड के भीतर भी पॉलिटिकल लोगों की भरमार हो गई, बैंकों के बोर्ड के भीतर पॉलिटिकल लोगों की भरमार हो गई, और सभी ने मिलकर मोदी का गांड शुरू कर दिया कि मोदी के लेकर जो भी गांड करना है कि हम इस रूप में उनके प्रति ऐसा गीत शुरू कर दें जो अपने तौर पर इस बात को एहसास कराए कि सत्ता का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो मोदी गान जो था, उस गाने ने इस देश के भीतर की उस राजनीति को चुनावी तौर पर तो बहुत मजबूत बना दिया, क्योंकि हर तरफ अगर एक ही शोर आपको सुनाई दे, मीडिया खोलिए वहां भी वही शोर, इंस्टीट्यूशंस को खोलिए वहां पर भी वही शोर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को देखिए वहां पर भी वही शोर, तो हर जगह एक ही शोर है, तो आप किसी दूसरे को चुनेंगे कैसे? और दूसरे को चुनना तो दूर, आप कहेंगे इसके मुकाबले कोई है ही नहीं, तो कोई बचा ही नहीं है। तीसरी परिस्थिति इस देश के सामने आकर इस दौर में खड़ी हो गई। अच्छी बात है, एक दो शख्स कह तो रहे हैं और बहुत सारे शख्स महसूस तो कर रहे हैं, बीजेपी के भीतर भी, संघ के भीतर भी, लेकिन सवाल वही है, इस देश के भीतर में चुनाव जीतने से बड़ी कोई पॉलिसी नहीं है, और उस जीतने के बाद सत्ता पर बैठना ही इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल लेने का गुणगान करना है। तो फिर इसके आगे कोई क्या कहे, गडकरी भी क्या कहें? आने वाले वक्त में हो सकता है उन्हें टिकट ही ना दिया जाए, अमिताभ कांत हो सकता है उनका पत्ता कट जाए दिसंबर से पहले, जब भारत G20 को संभालने आ जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। क्या होगा ऐसी स्थिति के भीतर में? सिर्फ फुसफुसाहट होगी या कोई शोर सुनाई देगा? इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।